आज 19 अक्टूबर सन 1985 हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार निर्देशक श्री राम गोपाल बजाज से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। बजाज संस्थान के कामों के बारे में तुमको जानकारी है ही, उसके बारे में नए सिरे से कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं है और कल थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर भी चुके हैं। इस सारी रिकॉर्डिंग में उद्देश्य हम लोगों का यही है कि विभिन्न व्यक्तियों के बारे में स्वयं उनके द्वारा जितनी प्रामाणिक सामग्री एकत्र की जा सके उतना अच्छा है। तो हम लोगों की दृष्टि इसमें, अप्रोच इसमें हिस्टोरिकल ज़्यादा रहती है। तो हम सबसे पहले तो तुमसे जानना चाहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तुम्हारा बचपन कैसे बीता और थिएटर की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हुई। तो पहले इनके बारे में बातचीत थोड़ी सी करो। मेरा जन्म बिहार के मिथिलांचल में दरभंगा ज़िले में हुआ था। थोड़ा ज़ोर से। और 1940 1 जुलाई, अच्छा, ये तिथि अंकित है मेरे जन्म की। अच्छा। और ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई वहीं झंझारपुर, घोघरडिया, निर्मली, जो छोटे छोटे गांव इलाके हैं दरभंगा सहरसा ज़िले के, उनमें रहा। अच्छा, एक मिनट। वो इलाका, जैसा आपको मालूम है कि उस समय कोशी बाढ़ ज़्यादातर हुआ करती थी उत्तर बिहार में। तो बाहर खेलना, मैदानों में खेलना बहुत कम होता था क्योंकि बाढ़ हो जाती थी। और दूसरे जिस परिवार में मैं बढ़ा पला, क्योंकि मूल परिवार जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ से मुझे दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया गया था दूसरे परिवार में, जहाँ मैं पोष्य पुत्र के रूप में बड़ा हुआ। और वहाँ कोई और संतान थी नहीं। तो हमारी दादी और अम्मा वगैरह तमाम लोगों को ये सारे जो मैं प्रसंग बोला करता हूँ, ये उनके हैं जिन्होंने मुझे पाला अथवा जिन्होंने मुझे लिया था। तो उनके बड़े बड़े आंगन थे और एक आंगन में मुझे चारों ओर से दरवाजे बंद करके कह दिया जाता है कि खेलो, और गोली या कि गिट्टे या कुछ अकेला खेलता रहता था। उन्हें आशंका ये थी कि इस बच्चे को अगर ये पता चल गया कि इसके मूल माँ बाप कोई और हैं, कहीं अन्यत्र हैं, तो कहीं ये उधर न जा मिले। ये उनकी आशंका अपने जगह थी। और एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत बड़े बड़े आईने लगे हुए रहते थे। मैं कभी कभी बाद में मैंने सोचा कि कैसे इस ओर मेरी वृत्ति हुई होगी। तो अब मुझे ध्यान आता है कि अक्सर मैं उन आईनों के सामने अपनी विभिन्न मनावस्थाओं में खड़ा होता था और फिर एकाएक ये पकड़ने की कोशिश करता था कि अभी मैं कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा हूँ। जब दादी ने मुझको ऐसा किया था या डांटा था या अम्मा ने ऐसा कहा था तो मेरी शक्ल कैसी हुई होगी। तो उसको पकड़ने के क्रम में मुझे लगता है कहीं ये थोड़ी आत्मलीनता भी हुई और आत्मलीनता का विश्लेषण होना शुरू हुआ होगा। इसके अतिरिक्त सरस्वती पूजन वहाँ के विद्यालयों में होता है और दशहरा, विजयादशमी के समय नाटक गाँव में होते थे, तो उसमें भाग लिए देखते थे। इससे मैं समझता हूँ रंगमंच की ओर आना हुआ। लेकिन मेरी मूल वृत्ति कहीं न कहीं पढ़ने में, और वो आज भी काव्य पाठ, कविता पढ़ने में रही है। नाटक और रंगमंच मेरा प्रथम प्रेम नहीं है आज भी। अच्छा, ये तो बड़ी नई बात। तो इस सिलसिले में
तुम क्या करते हो? कुछ विशेष प्रयत्न कविता पढ़ने और कविता पाठ के उसमें करते हो? कविताएं हम खास करके इसलिए पूछ रहे हैं कि हिंदी में तो इस तरह की परंपरा अपेक्षाकृत बहुत कम है, बंगला में आवृत्ति की परंपरा बहुत ज़्यादा है, और उनके यहाँ तो अब अच्छे अभिनेता जो भी हैं वो सब अच्छे आवृत्तिकार भी ज़रूर हैं, और इस बात का प्रयत्न करते हैं कि निष्ठापूर्वक रविंद्रनाथ की कविताओं का पाठ अच्छी तरह से वो लोग गला खोल करके और विभिन्न तरीके की आवाज़ों का इस्तेमाल करके करें। तो तुम इसके लिए कुछ विशेष करते हो क्या? चूँकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हुआ मैं बाद में और आधुनिक कविता से संपर्क हुआ, तो मेरे मन में ये आया था कि काव्य पाठ्य की परंपरा जो तुकांतक किया कि पद्य कविताएं थी, जिनको पद्य तो ऐसा कहना शायद गलत होगा कि मैं उनको पद्य कहूँ और इनको पद्य ना कहूँ, लेकिन पद्य मैं एक पारंपरिक अर्थों में कह रहा हूँ, उसकी वाचिक की परंपरा लगभग समाप्त हुई और आधुनिक कविता अधिकतर लिखित कविता हो गई, पठित कविता नहीं हुई। मेरा मतलब उच्चार करके पठित की परंपरा से है। तो मेरे मन में था कि इसको अभिनेताओं द्वारा पढ़ा जाए, और मेरी ये कोशिश रही अपने मित्रों में, अपनी मंडली में, मैं अक्सर किसी न किसी की कविता, चाहे वो वात्स्यायन जी की कविता हो या सर्वेश्वर जी की और शमशेर जी की और मुक्तिबोध की, धर्मवीर भारती की, इन कविताओं को मैं पढ़ा करता रहा। और मेरे मन में ऐसी योजना थी कि इसकी मंडली भी बने और रिकॉर्ड्स बनाए जाएं और अच्छे ढंग से इन कविताओं का पाठ हो। कई बार इसके लिए मैं दूसरी तीसरी श्रेणी में रेलगाड़ी में निकल जाता था, यह जांचने के लिए कि यदि आधुनिक कविता, इस तरह की कविताओं का पाठ किया जाए तो क्या सामान्य श्रोताओं को रुचेगा। और मुझे ये ध्यान है कि सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय और कतिपय अन्य कविताएं जो मैंने चुनी थी और मैं पढ़ करके सुनाता था रेलगाड़ी में, तो बड़े सामान्य से सामान्य श्रोता भी पूछता, भाई ये कविताएं किसकी हैं? ऐसी कविताएं तो हम लोगों ने सुनी नहीं, अरे भाई सुनाओ सुनाओ। अच्छा। तो मेरा विश्वास है कि इस तरफ प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन वो प्रयत्न ज़रा ज़्यादा मंडलगत स्तर पर होने चाहिए, एकाकी स्तर पर होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा ज़रा सा जोर से बोलो ताकि बाद में हमको ट्रांसक्राइब करने में सुविधा रहे। आ तो रही है आवाज़, ज़रा सा सॉरी। बात कविता के पाठ की हो रही थी और उसकी उपयोगिता की हो रही थी। हाँ, काव्य पाठ में मेरी इस तरह की रुचि रही, कविताएं मैं पढ़ता रहा हूँ। और दूसरे काव्य में, कविता में जो अमूर्तन है, जो एक शब्द का दूसरे शब्द के अर्थों के साथ जोड़ तोड़ है, उसको मैं मानता हूँ कि आजकल हम सुरलिज्म की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ये सारा कुछ साहित्य की विधा में, विशेष करके कविता में, एक ज़माने पहले हुआ था और हो रहा है। उसी का उल्टा हम इन दूसरे माध्यमों में कर पा रहे हैं, कर पा भी रहे हैं या नहीं, मेरे मन में संदेह। मैं आज भी मैं मानता हूँ कि ये सबसे मुख्य और सबसे पुराना साधन और अभिव्यक्ति है। अच्छा, तो बात बचपन की हो रही थी, बचपन से तुमको कविता में रुचि थी, उसके बाद फिर कैसे बने शिक्षा दीक्षा के लिए, फिर कहाँ तुम आए? बीए तो कर रहे थे मिथिला कॉलेज दरभंगा से, बीच में 15-16 साल की उम्र में घर से कुछ ऐसा व्यवधान हुआ कि मैं छोड़ करके निकल पड़ा था, तो कुछ दिनों के लिए कलकत्ते भाग गया था। अक्सर होता यही है कि उत्तर बिहार के इलाके का कोई आदमी कहीं भागता है तो उसको कलकत्ता सूझता है। और वहाँ ईडन गार्डन्स में यहाँ वहाँ कुछ भटका था, कभी बलून बेचने, कभी जंपी करना, कुछ करना, अच्छा, कुछ अरे करना, ये तो कभी पता ही नहीं था। और हमारे परिवार अच्छा, ये के किस लोग, सन की बात होगी? ये 15-16 साल माने 57 की बात है। 57 की बात है। अच्छा, 56-57 के बीच में। अच्छा, उसके बाद मैं कितने दिन रहे कलकत्ता? 4 महीने के करीब रहा था। अच्छा, अच्छा। फिर वहाँ एक मित्र थे, उन्होंने जोर दिया कि नहीं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, तुम वापस लौटो। और मैं लौट करके आया
कुछ छात्रवृत्ति मिली और कुछ ट्यूशन कर लेता था, कुछ ये मित्र भेजते थे, और परिवार से धन या कोई ये नहीं लेना है, ये अच्छा, ऐसा तो निश्चय लौट था। करके परिवार में ही गए? नहीं, हाँ। दरभंगा गया, वहाँ अच्छा। पढ़ाई पूरी करी। अच्छा। उसके बाद पटना आया, वहाँ से एमए हिंदी कर रहा था, और उसी समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विज्ञापन एक अखबार में देखा, जिस अखबार पर हम कुछ मित्र लोग चने, मूढ़ी, भूंजे ये सब बैठ करके खा रहे थे, और जब वो समाप्त हुआ तो नीचे उसका विज्ञापन था। हमें उस समय ये कल्पना नहीं हो सकती थी कि नाटक और अभिनय जैसी चीज़ों का प्रशिक्षण भी होता होगा, ये स्थिति थी। तो ये बात 58-59 की होगी? नहीं, यह तो 62 की बात है। 62 की बात है। अच्छा, इसलिए MA 4 साल निकल गए, बीए कर लिया, एमए कर लिया। एमए कर रहा था, और अच्छा। एमए का इम्तहान देने का वक्त आ रहा था, और उसी समय ये विज्ञापन देखा, हमने आवेदन कर दिया। कलकत्ता ही थिएटर सेंटर में हमारा सेंटर पड़ा था इंटरव्यू का। अच्छा। उसमें मिस्टर अलकाजी, तो चूंकि तरुण रॉय और हाँ। शंभू बाबू उसमें थे, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में थे। थे। अच्छा, हम एक बात ये पूछे, चूंकि तुम्हारी वैसे तो थिएटर में रुचि नहीं थी, तो इस विज्ञापन को देख करके कैसे मन में आया? नहीं, आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये कहा कि बचपन से सरस्वती पूजा, दशहरा वगैरह में नाटक होते थे, तो उसमें भाग लेते थे। अच्छा। उसके बाद मिथिला कॉलेज में थे, तब भी वहाँ जो भी संगीत नाटक सोसाइटी थी, परिषद थी, उसमें भाग लेते थे। और पटना में भी IPTA जननाट्य संघ है, रामेश्वर सिंह काश्यप हमारे अध्यापक भी थे, और उन्होंने लाल कनेर नाम का नाटक उन दिनों में किया था। बहुरूपी के, रक्त करवी के तो लाल उत्साह कनेर में तो वो सारी जगह लाल कनेर हुआ करता था। रेड ऑर्लैंडर्स। हाँ, टैगोर का वो पटना में भी हुआ था, उसमें भी मैं भाग ले रहा था। तो नाटक और साहित्यिक वाद विवाद, भाषण, काव्य पाठ आदि प्रतियोगिताओं में मैं रहता था, और इसलिए मित्रों ने कहा कि भाई ये विज्ञापन निकला है, तुमको इसमें जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो उधर चलते हैं। और वैसे पढ़ाई लिखाई में मेरी बहुत रुचि विधिवत नहीं थी, सिवाय उन बातों की जिसमें मेरी विशेष रुचि थी, वो चाहे दर्शन, तार्किक प्रक्रियाएं हों, अथवा साहित्यिक बातें हों, या कुछ समाज सुधार और इस तरह के। मेरे मन में ये बड़ा आक्रोश था कि बचपन से रहा कि क्यों कहीं इतनी संतानें होनी चाहिए, या कि क्यों सिर्फ संतान न होने से किसी और को संतान बनाया जाए। आज उसके बारे में मेरे मन में मतांतर है, लेकिन उस समय एक प्रतिक्रिया थी, और अपने समाज के प्रति प्रतिक्रिया थी, जिस समाज से मैं आता हूँ, जो कि मूलतः अग्रवाल वणिक समाज है, और जिस क्षेत्र में यह समाज था वहाँ तो शिक्षा का नितांत अभाव है कि भाई चलो 7वीं 8वीं तक पढ़ो और अपना काम संभालो, बैठो गद्दी पर, ये करो वो करो। दूसरी एक प्रतिक्रिया और भी थी कि बचपन में ही चूँकि हमारे घर का एक मंदिर था, उस मंदिर में बैठा दिया गया था मुझे। तो जो पंडित जी थे पुरोहित, वो उनसे मेरा अक्षर ज्ञान हुआ। तो कहीं ये संस्कार है कि बैठे हुए हैं कुशासन पर और पंडित जी अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, पार्टी पर आप लिख रहे हैं, आरती हो रही है, प्रसाद आ जा रहा है। और उस घर में भी चूँकि पिताजी जिन्होंने मुझे दत्तक लिया था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी जब मैं 8 वर्ष का था। अच्छा। तो बचपन से इस तरह से मैं अकेला और एक ही बालक उस परिवार में रहा। तो उस परिवार दादी थी और दादी माँ थी और माँ थी। माँ थी। अच्छा, तो चाचा वगैरह, चचेरे भाई बहन कोई नहीं था? कोई नहीं, उस परिवार तो में कोई भी नहीं। अच्छा। नितांत अकेला। वो मंदिर होता था, तो सुबह सुबह जो पूजा होगी और मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाएगा, वहाँ चढ़ करके जब आएगा तो वो भोजन के लिए पहले मुझे मिलेगा, फिर वे लोग खाएंगे, ये सारा था। तो और वो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना, या कि कहीं भी आसपास में कहीं भी कुछ गमी और शोक वगैरह कुछ भी होता है तो इस परिवार से फिर मैं ही जाऊंगा। तो नतीजा ये हुआ कि पिताजी के 8-10 साल की उम्र से तुमको करना पड़ रहा था। तो बड़ी विचित्र सी बात। उससे
वह जो शव यात्राएं या कि कोई भी भला बुरा काम होता तो उसमें हमें आना जाना पड़ता था और देखता रहता था। दूसरे सत्यनारायण कथा, अब ये रामेश्वर प्रेम का नाम आपने सुना होगा। मैं जिक्र कर रहा था रामेश्वर प्रेम का। ये रामेश्वर प्रेम हमारे ग्रामीण हैं, निर्मली के। अच्छा, कहाँ के? निर्मली। अच्छा, सहरसा जिले में निर्मली एक गांव है जो उधर नेपाल बॉर्डर के करीब पड़ता है। तो निर्मली विद्यालय में मैं भी छात्र था और ये 2-3 वर्ग बाद ये थे। इनके यहाँ सत्यनारायण कथा हो रही थी और मुझे स्मरण है कि मैं सत्यनारायण कथा के लिए वहाँ इनके घर चला गया था। गांव में जैसा होता है कि कुछ घरों का पानी चलता है, छुआछूत मानते हैं। अब क्या वर्ण है यह तो नहीं मैं जानता। मुझे ये याद है कि जब मैं लौट करके आया था, दादी ने पूछा कहाँ गया था और मैंने कहा उनके यहाँ गया था और वहाँ मैंने खाना खा लिया प्रसाद के साथ। तो रातों रात पंडित जी को बुला करके पंचगव्य वगैरह खिलाकर मुझे शुद्ध कराने की कोशिश की गई थी। मुझे स्मरण है जब शुद्धिकरण हो रहा था, मैं मन में आक्रोश भरे बैठा था कि जिस घर में वहाँ भी सत्यनारायण कथा हो रही थी और वहाँ जाने से खाने से अगर शुद्धि कराने की ज़रूरत है तो मैं इस सत्यनारायण के मंदिर में भी अब नहीं जाऊँगा। और तब से लेकर के पिछले 1.5 साल पूर्व तक मैं मंदिरों में मैंने जाना बंद रखा। अच्छा, उस समय उम्र क्या रही होगी तुम्हारी? ये मेरा ख्याल है उस समय में 10-12 का करीब होगा, 12-13 कुछ ऐसा। उसके बाद अगर किसी के साथ गया भी तो जबरन किसी औपचारिकता के कारण अपनी ओर से मैं कभी नहीं गया। और वैसे सामान्य रूप से कोई प्रसाद देता तो मैं मना कर देता कि अच्छा मैं प्रसाद नहीं लेता। नहीं, इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया। एक और है, तुमको लेना है ले लो पेंसिल, वो रखी कॉपी के बगल में। हाँ, बेटा तुम तो ये इस तरह की कई बातें होती हैं बचपन में और किशोरावस्था में, वयसंध्य अवस्था में, जिसका संबंध किसी भी अभिनेता या कि मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के मन पर उसके चरित्र गठन में होता है। और सब के बारे में शायद बहुत खुली बातचीत ना भी की जा सके। यदि कभी करी जाएगी तो मैं खुद करूँगा, क्योंकि कहीं मेरा मानना है कि वो 16.5 की अवस्था में मैं जब घर से निकला था उसके पहले मेरा विवाह कराया गया था। अच्छा। और उसके प्रति भी मेरी प्रतिक्रिया थी और इन सब को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब कुछ हमें मजबूर करते हैं अपनी उस दृष्टि के लिए जो हमारे समाज के प्रति और हमारे सामान्य लोक व्यवहार में हमेशा झलकती है, क्योंकि हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है वह। अच्छा, 1 मिनट, मैंने 15-16 साल की उम्र में विवाह हो गया। 16 साल के। तो उसके बाद फिर क्या, तुम तो फिर घर से तो चले आए और फिर घर लौट करके गए नहीं? तो वो पत्नी वहाँ रही उनके पास, उस परिवार में। उसमें कई तरह का प्रेशर उसके बाद थे मेरे पर कि आप लौटिए, और मैं लौटने को तैयार था नहीं। फिर उन लोगों की ओर से यह भी दबाव था कि अच्छी बात है कि तुम कोई और विवाह कर लो, हम वो भी स्वीकार करने को तैयार हैं। तुमने कहा कि नहीं, फिर ये जो आपने ये किया है जिम्मेदारी इस महिला के प्रति आपकी है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो अनजाने में था। आप लोगों ने जानबूझ करके किया है। आप ये अब आपका वो ढोंग कहाँ गया कि नहीं ये तो धर्म होता है और ये अधर्म होता है और ये स्त्री होती है और ये पुरुष होता है, आप कौन करने वाले हैं? या तो वह विवाह कर ले अथवा आपको उसे अपने घर से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे जो भी संपत्ति के या दूसरे अधिकार यहाँ के हैं वो मैं उसके पक्ष में छोड़ता हूँ, क्योंकि
आपके परिवार का जो धर्म है उसका निर्वाह मैं नहीं कर रहा, इसलिए आपके परिवार की संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं दोनों को बराबर करके मैं निकल जाता हूँ। अब ये मेरे उस समय के अपने तर्क थे जिसके आधार पर मैं आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ रहा था या नहीं मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ जिसके आधार पर मैं चल रहा था। और अपने पूरे समाज, परिवार और से निजी संबंधों को छोड़ करके मेरे मन में एक आक्रोश और घृणा का भाव था। और स्टूडेंट्स फेडरेशन और सीपीआई वगैरह से उस समय मेरा संबंध हुआ। मेरे साथ भी कुछ दिनों चला, लेकिन वहाँ पर भी मुझको ये लगा कि छल छद्म और कूटनीति का इस्तेमाल वहाँ पर भी हो रहा था। तो उसके लिए मन में ये हो रहा था कि यहाँ पर भी वही हो रहा है, कहाँ जाएं। तो एक तरह से एक लक्ष्यहीनता हर ओर थी। तो उसका सारा का निदान कहीं न कहीं पुस्तकों में या कि कविता वगैरह के पढ़ने में थोड़ा सा होता निकल जाता था। और उस समय का जो भी आदर्शवाद, जो कि दादी का भी दिया हुआ है उसमें, कि बेटे बचपन में सिखाती थी ना कि जीभ का उत्तर कभी न देना, हाथ का उत्तर हमेशा देना। अच्छा, अब यह मारवाड़ी जीभ में का उत्तर कभी नहीं देना, हाँ, हाथ का उत्तर हमेशा देना। हाँ। अच्छा, तो अब ये हाथ रो उत्तर सदा ही दे। अच्छा, मतलब ये किसी ने आपके आगे हाथ बढ़ाया है तो अच्छा। यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट। अच्छा, एक यह, और दूसरा जो हमारे नहीं ठीक है, नमस्कार। बात बीच में हम लोगों ने रोकी थी और अब बातचीत फिर तुम्हारे प्रारंभिक पारिवारिक जीवन की जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, अब उन्हें फिर से रिकॉर्ड पर ले लिया जाए। क्योंकि जैसा कि तुम भी मान रहे हो और हम सभी मानते हैं कि बचपन में घटित बहुत सारी घटनाएं बाद के एटीट्यूड्स को बनाती हैं, प्रतिक्रिया होती है। कुल मिलाकर के मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों का प्रभाव प्रकारांतर से मेरे पर भी था, जिसमें बाल विवाह भी है और मेरा इस परिवार में पोष्य पुत्र होना भी है। उस परिवार में जो मेरी पालिका माता या दादी थी, उनके समस्त स्नेह के बावजूद उनका जो रूढ़ व्यवहार था उसके प्रति भी है, क्योंकि वो अपनी रूढ़िवादिता में सच्ची थी और मैं साथ साथ पढ़ लिख कर के जिस संवेदना की ओर बढ़ रहा था उसमें वो बाधक थी। तो उनके स्वभाव का मात्र माधुर्य और स्नेह मेरे काम नहीं आ सकता था उस समय। आज मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूँ और उनकी उस अवस्था के प्रति भी सदैव हो सकता हूँ, क्योंकि वो भी किसी न किसी एक सामाजिक प्रक्रिया से गुजर रही थी। अभी हैं उनमें से कोई? नहीं, दादी की तो मृत्यु हो गई। हाँ। माँ काफ़ी बूढ़ी होकर के हैं, लेकिन मेरा पिछले 15 सालों से वहाँ मूल परिवार से कोई संबंध नहीं है, आना जाना नहीं है। समाचार आदि आ जाते हैं, चले जाते हैं। सारी समझ के बावजूद कुछ जो गांठें पड़ जाती हैं वो फिर रह जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि फिर जो जहाँ है, जिस तरह से है, उसमें बार बार खलल भी नहीं डालना चाहिए। या तो संपृक्त हो या फिर अलग रहो। अपनी अपनी जड़ें अपनी तरह से विकसित होंगी या उनका जो ह्रास होना है होगा। हम जब पटना चले आए, मैं एक थोड़ी सी छलांग ले रहा हूँ। पटना चले आए, वहाँ रामेश्वर सिंह काश्यप, जिनका लोहा सिंह के नाम से बिहार में वो विख्यात हैं, उनके संपर्क में आया। और मैंने पहले बताया आपको कि अखबार में मैंने विज्ञापन देखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। उसके लिए मैं
आवेदन दिया था और उसके लिए कलकत्ता थिएटर सेंटर में गया, जहाँ तरुण रॉय और शंभू बाबू और अलका जी साहब इंटरव्यू के लिए आए थे। उस समय मैं अलका जी साहब या तरुण रॉय को तो नहीं पहचानता था, लेकिन शंभू बाबू को पहचानता था, उनका नाम सुना था और उनको किसी फिल्म में देखा था मैंने। बंगला फिल्म में देखा था, वो भी थी और तृप्ति जी भी उस फिल्म में थी। बहरहाल मुझे छात्रवृत्ति नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की मिल गई और मैं 62 में अगस्त में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली चला आया। एमए का इम्तहान मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वही तिथियां थी जब इम्तहान देने थे, या कि वही तिथियां थी जब स्कूल यहाँ ज्वाइन करना था। मुझे सुझाव दिया गया कि आपको ये अवकाश मिला है, ये अवसर मिला है, तो आप वहाँ चले जाइए, और मैं यहाँ चला आया। यहाँ आने के बाद मुझे काव्य पाठ में और कविताओं को समझने में बड़ी सुविधा हुई। अच्छा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन और चीज़ों को जोड़ना जो ड्राफ्ट्समैनशिप में या कि डिज़ाइन में या दूसरी चीज़ों में मिस्टर अलकाजी समझाते थे, या कि पेंटिंग की एप्रिसिएशन की क्लासेस होती थी, उससे मुझे पोइट्री को समझने में आसानी हो रही थी। और नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पढ़ाई के दौरान मेरी रुचि साहित्य पाठ में अधिक होने लग गई। अच्छा। और जो मेरा अपना मानसिक भटकाव या अंतर्मुखता थी अपने पारिवारिक या निजी कारणों से, उससे मुझे मुक्ति मिल रही थी। एक दूसरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एकाएक विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न विचार परंपराओं के लड़के लड़कियां एकत्र हुए थे। तो वो एक बड़ा शुरू में चौंकाने वाला, डराने वाला और एक तरह से मुक्त करने वाला अनुभव था। और विशेष करके अब तक का जो टैबू समाज से हम लिए आ रहे थे कि लड़के लड़कियां खुल करके बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई अच्छी साड़ी पहन ली है या किसी ने कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया है, तो इस पर भी कोई टिप्पणी हम अपने समाज में तो नहीं दिया करते, जबकि यहाँ ये सब खुलापन था। और यहाँ से फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल करके इसमें कई तरह की भाषा के और हमारे ये टकराव चलते रहे आपस में। भाषा के टकराव कैसे चलते थे, मैंने क्या मतलब? भाषा से मतलब ये था कि अंग्रेजी और हिंदी क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न था। समझ में आता है कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं तो माध्यम तो अंग्रेजी मूल होगा, लेकिन मेरे सामने समस्या थी कि मैंने तो अपनी 2 भाषाएं छोड़ी थी हिंदी के लिए। हिंदी मेरी मातृभाषा तो है नहीं, मेरी आंचलिक भाषा मैथिली है जो मैं बोला करता था। मेरी घर की भाषा राजस्थानी थी जो मैं परिवार में बोला करता था। और एक राष्ट्रीय उद्देश्य के कारण हमने हिंदी अपनाई थी। लोहिया जी के इस पर हमें याद है कि 10वीं क्लास में हम लोगों ने, कुछ छात्रों ने उंगलियां चीर करके रक्त हस्ताक्षर किए थे कि हम विदेशी ज़बान नहीं बोलेंगे। और मूर्ति भंजन कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया था। अब वह उस तरह की कट्टरता की बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरा यह मानना था कि कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी भाषाओं में बात कर सकें, या कि अंग्रेज़ी में भी बातचीत करनी है तो अपनी अपनी भाषाओं में भी बात करने और पढ़ने की सुविधा रहनी चाहिए, क्योंकि अंततः अंग्रेज़ी को जाना है। मैं आज ये समझ रहा हूँ कि अंततः अंग्रेज़ी को जाना नहीं है, अंततः अंग्रेज़ी को भी शायद रहना ही है, क्योंकि विश्व भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में उसकी आवश्यकता हो जाए। लेकिन वो उससे जो उस समय तक एक अंग्रेजियत जुड़ी हुई थी, उसके प्रति मेरा आवेश था। और अलकाजी साहब के राज्य में नेचुरली अंग्रेजी उस समय थी। हालांकि अलकाजी साहब साथ साथ
हिंदी और संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे इसलिए वो पंडित जी, या क्योंकि मैं कभी कभार धोती पहना करता था करता था, तो थोड़ा सा उस तरह का मजाक। धोती पहना करते थे और हिंदी की बात करते थे तो पंडित जी हो पंडित जी हो गए। हाँ, अच्छा। तो नेशनल स्कूल के संबंध में, क्योंकि तुम उसके फर्स्ट बैच के तो छात्र नहीं रहे होगे, 3-4 साल बाद है। हमारे पहले हम जब आए तो BM शाह, कारंत, ज्योति व्यास ये लोग 3rd ईयर में थे। दूसरे साल में साई परांजपे, ओम शिवपुरी, राममूर्ति, अच्छा, ये लोग थे। और हमारे साथ के बैचेस में जिनको आज आप जानते हैं, मोहन महर्षि अब तो डायरेक्टर हो गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और अंजला, नीना टिवाना, अरुण जोगलेकर, ये लोग थे। साथ थे। तो मैंने 3rd बैच था तुम्हारा? नहीं, एक बैच निकल भी गया। पहले एक बैच निकल गया था जिसमें ये प्यारे मोहन सहाय और गुलशन कपूर, अच्छा, ये लोग जिस बैच में थे। अच्छा, नेशनल स्कूल के संबंध में थोड़ी सी बात हम लोग कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण से तुमको क्या प्राप्त हुआ? मैंने तो हम सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण की अपनी उपयोगिता होती है। आज यदि तुमसे पूछा जाए, पुराने छात्र और बरसों से देख रहे हो, मैंने सन 62 से लेकर के और आज 23 बरस तो हो गए हैं, तुमको किसी न किसी रूप में नेशनल स्कूल से जुड़े रहे हो, उसके आसपास बने रहे हो, अब पिछले कई वर्षों से वहाँ अध्यापन का कार्य भी कर रहे हो, तो नेशनल स्कूल क्या अपनी वो भूमिका अदा कर रहा है जो एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एक तो नाट्य विद्यालय और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रूप में जो उसके प्रति हमारी अपेक्षाएं हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा अलग अलग करके भी कर सकते हैं। एक प्रशिक्षण की बात कर सकते हैं। हमारे समय में जब हम छात्र थे, उस समय तो ये चेतना नहीं थी। इतना मालूम है कि हम लोग दिन रात नाटक के काम में जुड़े हुए थे। जिसको भाषा हिंदी नहीं भी आती थी, यदि उसमें थोड़ा सा दम होता था तो वो सीखता था, और उसकी अटपटी भाषा भी अलकाई साहब इस्तेमाल कर लेते थे, और वो रंगमंच का कार्य कर रहा था। अब चूंकि ये प्रश्न ऐसा आ गया है जिस पर मेरे मेरी प्रतिक्रिया कहें और विचार कहें, दोनों साथ साथ हैं, और प्रतिक्रिया मात्र प्रतिक्रिया नहीं होती, विचार भी प्रतिक्रिया होते हैं। इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जितना कुछ किया है, वह जितना कुछ ये कर सकता था उससे ज्यादा किया है। अच्छा। और जितना कुछ इसे करना चाहिए उसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को कोई सुविधा कभी नहीं मिली, न अलकाजी साहब के समय में और न आज तक। यहाँ पर मेरा आक्षेप है कि दुरभिसंधि है, षड्यंत्र है हमारे संपूर्ण संस्कृति और शिक्षा नीति के अधिकारियों का, कि अभी तक मैं प्रश्न करूं, 25 साल से ज्यादा हो गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हुए, और जब ये बना था तब भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास अपना विधिवत नियोजित कोई स्थान नहीं था, जहां कैसे क्लासरूम्स होने चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, कहां खेल की जगह होनी चाहिए, कहां अध्ययन की जगह होनी चाहिए, कहां छात्र छात्राओं को रहने की जगह होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कोशिश नहीं की गई, और ना ही इसके प्रति कोई भी जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहा। और मैं नहीं समझता हूँ कि मिस्टर अलकाजी ये सब नहीं चाहते थे, अपने ढंग से वो चाहते थे, और उनको वो सुविधाएं उनके समय में नहीं मिली। अलकाजी साहब को हम इस बात का दोष दे सकते हैं कि इसके बावजूद वो सिर्फ लड़ते रहने के बजाय जो कुछ उनको मिल पा रहा था उससे वो धकेलने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आगे वो आगे नहीं चले। उसके पीछे कहीं मेरे मन में यह भी है कि शायद उन्होंने अपने ही विद्यार्थियों को फिर वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, और इस तरह से अपनी विचारधारा के लोगों को जोड़कर
एक फैकल्टी बनाते बढ़ाते इसकी कोशिश नहीं की। उन्होंने सारे विषय अंततः अपने ही हाथ में समेटने की कोशिश की। दूसरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो छात्र आते हैं तो इतने विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, ये तो एक अलग बात है। जिस तरह से एमए में या बीए में किसी भी विषय में जब छात्र आते हैं तो आपके सामने ये स्पष्ट है कि हर एक को कम से कम इतनी सूचनाएं जरूर होंगी। एमए का विद्यार्थी है एक विशेष विषय का, तो उस विषय की न्यूनतम जानकारी उसको होगी क्योंकि वो बीए ग्रेजुएशन उस विषय में करके आया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब आप किसी एक विषय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि उस विषय में इस क्लास के कितने लोग कितना जानते हैं, और अधिकार पूर्वक वो कह सकते हैं कि हम ये नहीं जानते जी, और कोई ये कह सकता है कि ये तो मैं बहुत पढ़ करके आया हूं, मुझको इसके बारे में मत बताइए जी। नतीजा ये है कि एकेडमिक पॉलिसी के लिहाज से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक क्लास ही नहीं है। The fundamental of a class in an academic situation is absent right from the beginning. और इसके कारण जो भी हों, लेकिन वस्तुस्थिति यही है। आप ड्रामेटिक लिटरेचर में जाइए, एक लड़का जो मैट्रिकुलेशन करके आया है और वो भी शायद कॉमर्स कर रहा था या साइंस कर रहा था, लिटरेचर कुछ भी नहीं जानता, आप पोएटिक्स की बात कर रहे हैं, आप कहां से उसको समझाएंगे? और उसी क्लास में एक लड़का एमए इन लिटरेचर और ये इंग्लिश या हिंदी करके आया है, उसने पोएटिक्स और एरिस्टोटल खूब पढ़ा हुआ है, जितना आप बताएंगे उससे ज्यादा शायद उसने पढ़ा रखा है। अब वो आपकी बात कैसे वहां सुनेगा? उसका ध्यान तो भटकेगा, और वो दोनों ही एक क्लास में हैं। अब मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसको उस विषय के लिए एक क्लास कह सकते हैं? क्योंकि एवरेज संबोधन का जो स्तर होना चाहिए जहां से शिक्षक छात्र को संबोधित करे वह नहीं है। इसका विकल्प एक ही हो सकता था, जो कि 5-7 साल पहले से मैं एकेडमिक काउंसिल में जिसके बारे में मैंने ध्यान दिलाया था लोगों का, कि ट्यूटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग कीजिए, उसमें लेवल ग्रुप्स कीजिए, हर विषयों के लेवल्स होंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे कि लिटरेचर में ये लेवल है लोगों का, इन लोगों का ये है, इनका ये है, इनका ये है, और उस तरह से पढ़ाएं। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कुल 11 या 12 शिक्षक हैं, और ये 11-12 शिक्षक कहना भी गलत है। दरअसल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमेशा एक ही शिक्षक रहा है, क्योंकि एक विषय का एक शिक्षक है, एक विषय का भी पूरा एक शिक्षक नहीं है, और 60 या 70 विद्यार्थी हैं। तो क्या आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये कल्पना करते हैं कि 20 साल के बाद जो बच्चे आए हुए हैं और 3 साल में जिनको आपको निष्णात करना है उन विषयों में, एक शिक्षक उन 60 या 70 विद्यार्थियों को जो इतने वेरिएबल लेवल्स पर हैं उनको अटेंड कर सकता है? ये भ्रामक है, और हमें भी ये बड़ी भ्रांति है कि हम जब पास होकर के निकले थे तो निष्णात होकर के निकले थे। यह गलत है। सिर्फ एक वृत्ति बना दी गई थी, और उसके बाद यदि हम लोग टिके हैं तो क्योंकि इस क्षेत्र में काम करते रहे तो बढ़ते गए। बल्कि इन दिनों पिछले 5-7 सालों में कारंत के आने के बाद निश्चय ही कुछ और विषय जितना प्रशिक्षण एनएसडी में दिया जाने लगा उतना पहले हमें कभी नहीं मिला था। ये बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके आलोचना ये आएगी कि जो और जिस तरह के छात्र अलकाजी के समय में निकले वैसे तो ये नहीं निकाल पा रहा है। मेरे मन में प्रश्न है, तो अलकाजी के निकाले हुए छात्र ही तो इस स्कूल में वापस प्राध्यापक होकर के आए, तो कहां गलती है? गलती इस बात की है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए छात्र जो उस समय लगे रह सकते थे, शायद मजबूरी के कारण या निष्ठा के कारण, अब उस क्षेत्र में लगे रह सकें, इसका कोई प्रावधान या तरीका या नीति नहीं बनाई जा रही है। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय न तो टेलीविजन का प्रशिक्षण देता है, ना ही उसका वो उद्देश्य है, ना ही फिल्म का प्रशिक्षण देता है, ना ही वो उद्देश्य है, ना ही नाटक सिखाने का की सीख देता है कि आप थिएटर के टीचर्स हों और टीचिंग कैसे की जाए इसकी ट्रेनिंग भी नहीं है। ये तो रंग कर्म की ट्रेनिंग है, और रंग कर्म करने का कहीं कोई उसकी कोई सुविधाएं नहीं है तो वही है जो कि आप खुद से पैदा करें।
तो 3-4 वर्षों में जो लड़के अपने अपने गांवों से, अपनी अपनी जगहों से निकल करके आते हैं और कल्चरल लेवल पर, सोशल लेवल पर अपने अपने बैकग्राउंड से कट जाते हैं, उनको अपने हिस्सों से वापस जोड़ने का क्या उपाय है? तभी हो सकता है जबकि आप ये कंपलसरी करें कि तुमको अपने इलाके में या किसी न किसी इलाके में 1-2 साल वापस लौटना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप के तौर पर, उसके बिना आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। ये उसका हिस्सा बने। जो आधे रूप में ये मेरा सजेशन था, तो फेलोशिप प्रोग्राम एकेडमिक काउंसिल ने मान लिया था, जो पिछले 2 वर्षों से अब लागू हो गया है कि रेपर्टरी में ही नहीं, छात्र पास करके साल भर के लिए अप्रेंटिसशिप फेलोशिप मिलती है उनको, और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है उन पर। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में या इंजीनियरिंग में ये होता है, इस तरह से यह होना चाहिए कि आपको आना है और इतने दिनों बीच बीच में जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है, ताकि उनको अपनी जड़ों से, लोगों से इक्वेशंस होंगे, और वो डर के मारे नहीं लौटते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि लौटना चाहते नहीं, कि डरते हैं, कट गए हैं, तो उनको वापस जोड़ना जरूरी है। ये इसका हिस्से के रूप में होना चाहिए। दूसरी भाषा की बात, भाषा की कठिनाई है तो विशेष करके अभिनय के प्रशिक्षण में, कि अभिनय का प्रशिक्षण देंगे और भाषा और वाचिक उसमें एक प्रमुख हिस्सा है। इसका निराकरण हो सकता है यदि विभिन्न बहुत सारे स्पीच, पोलैंड में पोलिश स्कूल ऑफ ड्रामा में 12 अध्यापक मात्र स्पीच के हैं, और जिसमें कोई पद्य का विशेषज्ञ है, कोई गद्य का विशेषज्ञ है, कोई रेटोरिक्स की स्पीच सिखाने वाला है, कोई इलोकेशन सिखाने वाला है, और एक एक कोई उसके लिए बहुत बड़े आचार्यों की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहना कि क्या इतने शिक्षक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैं या नहीं हैं, तो बात का तार बार बार टूट जा रहा है। चलो, हाँ, नहीं, प्रशिक्षण की उसकी बात हो रही थी और अभिनय के उसमें असल में ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही, जहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों से आते हैं। नहीं तो क्षेत्रीय स्कूल भी खोलिए, क्षेत्रों में भी खोलिए, ताकि वहाँ से फिर फीड हो यहाँ। लेकिन दूसरी बात, भाषा की बात क्यों नहीं करते? जब हम रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यहाँ से कोई तमिलनाडु से कोई आदमी जाता है सीखने के लिए, फिर तो वो नहीं कहता कि मुझे तमिल में वहाँ सिखाया जाएगा कि नहीं। भाई ऐसा है ना कि वो तो वहाँ तो अंग्रेजी मान करके चल रहे हैं ना, और यहाँ चूंकि आपका एक राष्ट्रीय विद्यालय है और विभिन्न क्षेत्र, यहाँ भाषा तो एक ही रखनी ही होगी, उसको सिखाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत कम होते। देखो क्षेत्रीय उसमें हैं, तो अब कलकत्ता में देखिए अंततः अभ्यास आपको अपनी भाषा में करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ माइंड आपकी अपनी ही भाषा में हो, ये अनिवार्य नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। असल में इसके लिए देखो, किसी भी इस तरह के माने किसी भी कला के, उसके लिए रियाज आपको बरसों बरसों करना पड़ता है। और नाटक जैसी एक जो संपृक्त कला है, कंपोजिट आर्ट है, जिसमें म्यूजिक भी चाहिए और नाच भी चाहिए, मूवमेंट्स भी चाहिए, साहित्य की भी जानकारी हो, अभिनय की भी हो, उसके लिए शायद 3 साल का समय भी बहुत कम है। आप एमए करवाते हैं किसी विद्यार्थी से, 6 वर्ष लेता है मैट्रिकुलेशन के बाद, और मैट्रिक तक भी उस विषय से उसका विधिवत संबंध रहता है तब। और यहाँ आप 3 वर्ष में ए बी से लेकर के जेड तक आप सिखाने की कोशिश करते हैं। ये दावा गलत है, ये भ्रम है। ये मानना ये चाहिए कि ये इसमें आप एक बेसिक जानकारी जो है वो आप यहाँ से करवा देते हैं, फिर जिनमें क्षमता है, एक्टिंग के टैलेंट्स है, वो अच्छे निकल जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो उसको और आगे जो लगे रहते हैं, जो लगे रहते हैं और लगे रह करके आप बहुत कुछ सीमित क्षमता का भी तो विकास होता रहता है। जब कुछ न कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ अल्पावस्था से बच्चे इस तरह की कलाओं के सीखने के लिए और आधुनिक शिक्षा के साथ बड़े किए जाएं, और फिर इस तरह के प्रशिक्षण में आएं, तो इसका कोई अर्थ होगा। भाई अभी भी कहाँ सब्जेक्ट के रूप में, अभी भी कहीं भी रेगुलर करिकुलम में ड्रामेटिक्स को लिया तो नहीं गया है। तो वो प्रॉब्लम जो है सो है, और वो जो तुम कह रहे हो वो प्रॉब्लम है ही कि मैट्रिक तक बिल्कुल ही उससे ज्यादा फिर अपेक्षा क्यों की जाती है? तो ये अपेक्षाएं गलत हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो ठीक है, हम फिर स्कूल हम हाँ। वापस आ जाएं अपनी बात। हाँ, अपनी बात पर आ जाएं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हाँ 65 में पास किया। हाँ। अभिनय अच्छा, उस में- दौरान कौन कौन से अभिनय में तुमने स्पेशलाइज किया? हाँ। अच्छा, और उस दौरान कौन कौन से नाटक हुए? जब अलकाजी साहब थे और हम छात्र थे तो उन दिनों में अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, डॉल्स हाउस, बिच्छू मॉलियर का, किंग लेयर शेक्सपियर का, द फादर स्ट्रिनबर्ग का, एंटिगनी, तुगलक, सुनो जन्मेजय, कंजूस। अच्छा, इतने सब नाटक उस दौरान 3 साल के दौरान हुए? हो चुके थे। अच्छा अच्छा। इनमें किसी न किसी रूप में हम लोग भाग लेते रहे। वो उसके बाद हम 2 वर्ष और रहे थे इसमें। शुरू में जो रेपर्टरी बनी थी उसमें ओम शिवपुरी, सुधा, मोहन, सोनटक्के और मैं था। उस समय वेटिंग फॉर गोदो और ट्रोजन वोमन, ये 2-3 और नाटक इन नाटकों में जुड़ गए थे। अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान हुए कुछ रोचक घटनाएं या अनुभव जो तुम समझते हो कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं? एक ऐसा तो नहीं कुछ ध्यान में आता, सिवाय इसके कि दिन रात नाटकों में ही लगे रहने का क्रम था। और वो सुखद होता था? हाँ, उस समय तो ये मन में भेद नहीं था, क्योंकि किस अवस्था में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, खाना पीना कैसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसकी चिंता कम थी उस नाटकों को करने की जिद में। लेकिन उस समय एक प्रश्न मन में ज़रूर आने लग गया था कि नाटक अपने आप में नाटक करना ही तो उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो फॉर्म ओरिएंटेड एक्सप्रेशन ही हो जाएगा। हमारे मन में ये प्रश्न हो गया था कि नाटक, लेकिन कौन सा नाटक, नाटक के माध्यम से क्या, किसको, हम किसको संबोधित कर रहे हैं, किस लिए संबोधित कर रहे हैं और क्या संप्रेषित करना चाहते हैं। नाटक तो माध्यम है, नाटक अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता। और ये पहले दीक्षांत समारोह के समय मुझे स्मरण है कि जब मुझसे मंच पर आने के लिए कहा गया था तो मैंने ये कहा था कि यदि अपने अनुभव और अपनी दृष्टि की उद्देश्यता नहीं है नाटक में, तो नाटक करना मेरा धर्म नहीं है। अच्छा। नाटक अपने आप में मेरे लिए मूल नहीं है। नाटक क्या, कुछ भी, कोई भी विधा अपने आप में मूल नहीं है। और वहाँ जाकर के बात आती है मूलतः जीवन की, और वह जीवन जिस प्रसंग में है, और प्रसंग हमेशा अपना समय, अपना वर्तमान और अपना समाज होता है जिसमें कि हम होते हैं। परवर्ती काल में तुमने अभिनय के अलावा डायरेक्शन का भी काम कुछ तो किया? हाँ, या नाटकों के चुनाव में नाट्य संस्थान जब बन गया तो उसमें बाद में मैंने मोहन राकेश का नाटक, छोटा नाटक बहुत बड़ा सवाल चुना था, उसको किया था। बादल बाबू का नाटक अंत नहीं, शेष नहीं, उसको किया था। और फिर रेपर्टरी के लिए स्कंदगुप्त किया, और सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण, एक मिनट, क्या इन नाटकों में तुम मानोगे कि तुम जो कह रहे हो कि किनके लिए क्या नाटक की क्या उपयोगिता है, क्या ये नाटक आज के हमारे युग के लिए सोशल रेलेवेंस वाले नाटक तुम उनको मानोगे? कैसे, संक्षेप में? बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल। तो वो तो आज के माने समझो कि आज के जो लोग तो उसके ऊपर से विशेष हो जाता है। प्रसंग में पूछें? हाँ, नहीं, चाहे मुख्तारा भी किया है पंजाबी में। हाँ, अच्छा, पंजाबी में? हाँ, अच्छा, पंजाबी वहाँ गया, रविंद्रनाथ का मुक्तधारा पंजाबी में? अच्छा, किया था। अच्छा, कुछ दिनों वहाँ प्रोफेसर हेड था पंजाबी यूनिवर्सिटी में, तो उन दिनों वहाँ मैंने
पंजाबी भाषा में एब्सर्ड प्लेस करवाने की कोशिश की थी। अच्छा, नहीं ऐसे तो आमतौर पर देखो हर नाटक में जो कुछ किया जाता है कुछ न कुछ तो तत्व ऐसे मिल ही जाते हैं। आपका किस नाटक के प्रसंग में प्रश्न? नहीं, किसी भी, चाहे मैंने ध्रुव स्वामिनी हो, ध्रुव स्वामिनी को मैं नारी जागृति और नारी अधिकार, सूर्य की अंतिम किरण और सूर्य से सूर्य की पहली किरण तक हो, सूर्य की अंतिम किरण भी हाँ एक बहुत मजबूत नाटक है उस अवस्था का जहाँ स्त्री पुरुष संबंधों में जब आत्मपक्षिता हो जाती है, क्योंकि उसमें यह नहीं है कि वो काक की पुंसत्व हीन होना या पुंसत्ववान होना उतना प्रमुख नहीं है जितना कि शीलवती के प्रति उस अवस्था में उसका दृष्टिकोण। वह बार बार पहले अंक में कहता है कि ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यदि शीलवती को माला लेकर के उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए जाना है तो ये उसके लिए भी तो उतनी ही अवमानना की स्थिति थी जैसे कि वो कहती भी है। उसमें वो शेयर नहीं करता। यदि वहाँ वो शेयर कर लेता तो ये जो दूसरी व्याधि है ये बर्दाश्त हो सकती थी। हम और आप जीवन में एक तो अपंग हों, आप अपने ढंग से और हम अपने ढंग से, और मैं अपनी अपंगता को ही देखूं और आपके साथ जो व्याधि है उससे आपको जो दुख है उसको बिल्कुल ही ना देखूं, तब जो हमारा कटाव है वो अपंगता के कारण नहीं है, उस असहिष्णुता के कारण है। जो सहिष्णुता जो मूल आधार है किसी भी संबंध का, मानवाधिकार का, उसका अभाव। अच्छा, एक मिनट, खैर ये ज़रा सा अवान्तर मैंने बातचीत थोड़ा ज़्यादा हम लोग उलझ जाएंगे इसमें, मगर हमको बड़ा अटपटा लगा था कि अपने पुराने प्रेमी को ही चुनती है और फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं मुझको पता है मुझे गर्भ नहीं रहा हुआ है क्योंकि मैंने गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर लिया था। तो ये सब सारी सिचुएशन हमको ये लगा कि यदि वो किसी भी टॉम डिक हैरी को वो चुने होती तो वो शायद उसका प्रतिवाद यदि करना ही था तो ये तो एक नाटकीय, ये उसको करने से वो उसके चरित्र का तीखापन जो है वो कहीं हमको लगा कि बहुत खत्म हो गया। अच्छा, एक मिनट, तुमने बहुत से नाटकों में इस दौरान अभिनय किया, तुम्हारे लिए कौन सी भूमिकाएं विशेष महत्वपूर्ण रही हुई हैं? हम इसलिए ज़रा सा वो कर रहे हैं कि आज की बात तो पूरी कर लें, फिर कब मिलना बैठना होगा पता नहीं। इसलिए स्कूल में जब थे तब सुनो जन्मेजय, कंजूस, किंग लियर, अंधायुग में कौन सी भूमिका? अंधायुग में पहले 2 बार भाग लिया था, तो एक बार युयुत्सु, दूसरी बार विदुर। अच्छा। और किंग लियर में एडगर, सुनो जन्मेजय में नेता। और तुगलक में भी तो बर्नी का काम था, बर्नी किया था। हाँ। उसके बाद गणदेवता में देबू और कछुआ खरगोश की मुख्य भूमिका की थी। तो बहुत सारी भूमिकाएं याद ही नहीं। हाँ, कारंत के साथ जब ये किया था बर्नम वन नहीं, अंधेर नगरी किया बर्नम वन, तो गिरीश का नाटक था ना, हैवदन। अच्छा, हैवदन में देवदत्त। अच्छा, कारंत के साथ किया? मैंने कारंत जब डायरेक्टर थे तब नहीं, कारंत देशांतर में भी तो सदस्य। देशांतर अभी सक्रिय अभी तो नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हारा कोई अलग दल है अभी? कोई भी नहीं। अच्छा, देशांतर के साथ या कभी MK वगैरह के साथ काम कर लेते हैं। अच्छा, तुमने निर्देशन का काम घासीराम कोतवाल, एक मेरी दूसरी में राजेंद्र नाथ के लिए किया था, तो उसमें भाग लिया था। उसमें कौन सी भूमिका की? घासीराम की। हमेशा घासीराम की भूमिका राजेंद्र नाथ के प्रोडक्शन में की? अच्छा, कलकत्ते भी आए थे। अच्छा, वो दोनों प्रोडक्शन असल में जरा वो हो जाते हैं, जब्बार वाला अच्छा। हाँ। अच्छा, निर्देशन किन नाटकों का किया? अजात घर, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और जसपाल थे,
अच्छा। उसके बाद एक उड़िया नाटक है जेपी दास का सूर्यास्त तक, जिसमें अच्छा। पुरी और वेद सिन्हा वगैरह थी। हम्म। और सूर्य की अंतिम किरण आपको मालूम ही है, जिसमें मल्होत्रा और राजेंद्र गुप्त थे पहले, उसके बाद फिर दोबारा हुआ तो कुछ और लोग थे। अच्छा, ये प्रोडक्शन सूरी वाला जो वो तुम्हारा ही था? हाँ। राजेंद्र गुप्त ने भी तो बाद में उसको किया, प्रोड्यूस किया? नहीं, ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया बाद में। अच्छा अच्छा, वो देखा था प्रोडक्शन। और स्कंदगुप्त जो भोपाल में किया गया लेबोरेटरी के द्वारा, यहाँ से 77 में। अंत नहीं के बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ। और कालपात्र, आषाढ़ का एक दिन हिंदी में भी और पंजाबी में भी, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन के बारे में भी मेरे मन में ये आषाढ़ का एक दिन और अंधा युग में जिस तरह से कभी करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इनकी उचित प्रस्तुतियाँ नहीं हुई, सक्षम प्रस्तुतियाँ, लेकिन मेरी दृष्टि से, आज की दृष्टि से मुझे लगता है कि उचित प्रस्तुतियाँ नहीं हो पाई। एकाधी जो मैंने भी की वो भी उचित नहीं हो पाई। अच्छा, क्यों तुमको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का जो स्वरूप उभरना चाहिए वह अभी तक कोई किसी निर्देशक ने न करवाया, न कोई अभिनेता कर पाया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, जैसे प्रसाद के नाटकों के बारे में भी बराबर यही कहा जाता है, भाई कोई सशक्त प्रस्तुति हुई नहीं चंद्रगुप्त, अब मैं ये नहीं मानता, अब मैं नहीं मानता कि मेरे पुत्र करने के बाद मेरा नाम है। क्योंकि हमको जो लगता है कि इन नाटकों में कहीं कुछ इनहेरेंट ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण ये इन चरित्रों को खड़ा करना बड़ा कठिन होता है। नहीं, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास एक बहुत ही सशक्त अभिनेता की मांग करता है। और कालिदास का जो स्वागत भाषण है मल्लिका के बाद तीसरे अंक में, वहाँ उस नाटक का समस्त व्यक्तित्व निर्भर करता है। और वहाँ पर कालिदास कोई भी कालिदास करने वाला अभिनेता कवि होने लग जाता है और वहाँ उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। हमको लगता है कि शायद प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा उसके एटीट्यूड के कारण आता है, जो कि जिसको कि दर्शक स्वीकार नहीं कर पाता या पाठक स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि यदि वो कालिदास न होकर के कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, वो कुछ भी कहे करे फर्क तो नहीं पड़ता है। एक कालिदास की एक इमेज जो आज 2000 बड़ी गलतफहमी है, कालिदास की कोई इमेज सामान्य दर्शक के मन में नहीं है। सामान्य दर्शक कालिदास के व्यक्तित्व को जानता तक नहीं, कालिदास के साहित्य को जानता है, साहित्य को भी नहीं जानता। बड़ी बड़ी भ्रांत धारणा है हमारा सामान्य दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग। अच्छा, कालिदास के कुछ को नहीं जानता। अच्छा, सिवाय इसके कि कालिदास हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कवि। अच्छा, सामान्य को छोड़ दो, विशिष्ट दर्शकों की ही बात अपने कर लें। सामान्य तक तो पता नहीं पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, और सामान्य नहीं, जो दर्शक समाज देखने आता है हमारा नाटक, उसको कालिदास के कृतित्व का कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लो वो भी नहीं पता हो, कालिदास के नाम से वो परिचित है और बड़े कवि हैं, महाकाव्य के रचयिता हैं, और उस आधार पर जो कुछ बनता है, कहीं कालिदास अंत में एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति के रूप में आता है जो कि मन को कहीं बांध नहीं। कौन कहता है कि दुर्बल व्यक्ति के रूप में आता है? यही आकर के मेरे मन में प्रश्न है। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आए वो प्रस्तुति तुम्हारे जिसमें कालिदास को तुम खड़ा कर सको, स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त को खड़ा कर सको। तुम्हारे हो गया स्कंदगुप्त के बारे में तो मुझे कोई अब अच्छा, वो जब तक प्रस्तुति देखे नहीं, क्योंकि जितनी प्रस्तुतियां जो देखी हैं या पढ़ा, क्योंकि हमको लगता है चरित्र प्रधान नाटक में प्रधान चरित्र का ही लंबे अरसे तक पता नहीं रहता। ये कमी तो उस नाटक में लेखन में है कि देवसेना और स्कंदगुप्त अधिकतर समय दिखते नहीं, 1/3 में भी नहीं है वो, 1/3 9 दृश्य में है और शायद नहीं। ये आर्गुमेंट मैंने कई लोगों को दिया भी, और इसलिए जब मैंने उसका एडिटिंग किया था अपने लिए, तो इस बात का ध्यान रखा। मैंने उसमें कुछ जोड़े किए बिना, खास माने थोड़ा सा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन किए बिना हमको नहीं लगता कि उस नाटक को खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन आषाढ़ का एक दिन तो जैसा है वैसा ही, सिर्फ
को कालिदास और उसके जो इंटरप्रिटेशन है अभिनय की ज़रूरियात हैं उसको यदि किया जाए तो बहुत सशक्त हो सकता है। किया जाए और हम लोग बड़ी उत्सुकता से और एक बार मैं कोशिश कर रहा था था मैं पंजाबी में करने की, लेकिन वहाँ कालिदास वापस जो अभिनेता कर रहा था वो चलो माने अब ऐसा कोई, क्योंकि देश के विभिन्न अंचलों में हुआ और अच्छे अच्छे अभिनेताओं ने किया, अब उनसे भी सशक्त कोई ऐसा नहीं, शायद अभिनेता की बात नहीं, या तो कोई इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बदल करके उस कैरेक्टर को खड़ा किया जाए। मेरे मन में है कभी माने वो कविता अलग लिखता है और व्यक्ति अलग है, इन दोनों को अलग अलग करके जब किया जाएगा, कविता लिखने वाला आमतौर पर भावुक व्यक्ति होता है, ये मान करके जो एक जो मन में अवधारणा है और उसके आधार पर जो हम लोग चलते हैं, उससे तो शायद जो कि पंक्तियां भी जो कहती हैं, तो चलो देखो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको मैं परेशान किया हूँ कि जब कालिदास कहता है कि मेरे मन में ये आक्रोश था, मेरे मन में ये था, वो सारा का सारा वहीं पर लाउड थिंकिंग कर रहा है, and he is an angry bitter man at that moment. He doesn't and he is angry and bitter with his own self also. ऐसा है कि वैसे व्यक्ति जब अपने से एंग्री और बिटर होते हैं तो वो भी एक अलग तरह का उनका सारा एटीट्यूड रहता है। और एंग्री और बिटर, क्या वो एंग्री और बिटर हुआ, सारे तो सुख सुविधा में रहा, करके लौट आया और लौट आने के बाद फिर चला गया आराम के साथ। ठीक है, तो क्या वो उसकी जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उसके प्रति तो नहीं, हम उसके पक्ष में मैं नहीं कह रहा, मैं उस पूरी लंबी स्पीच में जो कमजोरी पैदा होती है, एक शिथिलता पैदा होती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। हमको लगता है कि वो खाली स्पीच की शिथिलता की बात नहीं है। स्पीच की शिथिलता में तो आप चाहे एडिटिंग कर सकते हो, तरीका आप बदल सकते हो, सारी सिचुएशन जो है वो अपने आप में। अच्छा एनीवे, अच्छा इन प्रस्तुतियों में तुम्हारी दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण रही हुई हैं जो तुमने बताई, अंत नहीं और मेरे ख्याल मुझे अपना अजात घर, अजात घर ये किसका नाटक है? रामेश्वर प्रेम का नाटक है। दो ही पात्रों का नाटक है। अच्छा, और इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ अपने लिए भी और नाटक के लिए भी। इसके अतिरिक्त आषाढ़ का एक दिन की मेरी अपनी प्रस्तुति 2-3 बार मैंने करी है। अच्छा, उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, यद्यपि मैं उस हद तक नहीं मानता जिस हद तक मैं खुद चाहता रहा, जो करना चाहता रहा। कहाँ की है आषाढ़ की प्रस्तुतियाँ? तो मिरांडा हाउस के लिए कॉलेज प्रोडक्शन किया था। इसके अलावा पंजाबी में पटियाला में और दिल्ली में दोनों जगह किया था। अच्छा, मुक्त धारा की पंजाबी प्रस्तुति जो चंडीगढ़। पंजाबी की जानकारी है तुमको, या नाटक चूँकि हिंदी में आता है और वो नहीं, पंजाबी? हाँ वो भी है, लेकिन पंजाबी बोल लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ। अच्छा, लिपि नहीं आती। और सूर्य के अंतिम किरण, स्कंदगुप्त। इधर अभी आजकल क्या काम कर रहे हो? किसी नाटक को प्रस्तुत करने का कोई इरादा है? अभी कभी कर सकूंगा, मैं अंधा युग फिर करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर मतलब मैंने पहले अंधा युग करा नहीं है, लेकिन उसको मैं करना चाहता हूँ कभी। अच्छा अच्छा। और अंधा युग के पात्रों को प्रमुखता नहीं देना चाहता, उसमें उसके कोरस को प्रमुखता देना चाहता हूँ। मुझको लगता है कि उस नाटक का मूल वहाँ है। अभी तक जो प्रस्तुतियाँ अंधा युग की हुई हैं उनमें दुबे की प्रस्तुति में तो कोरस था क्या? हाँ, कोरस तो है वहाँ, था है तो सही, कहीं पीछे से। अच्छा, याद नहीं है हमको, हमारे ख्याल से कोरस तो उसमें कोरस का कहाँ इस्तेमाल किया गया था? पीछे से बोलता है कुछ, कृष्ण की आवाज़ तो आती है, बाकी की और पता नहीं। अच्छा चलो, वो शायद अधिकतर जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं उसमें कोरस बहुत गौण रहा है, तो चलो ये तो एक अच्छी बात की है। अच्छा, नाटक और निर्देशन के अलावा भी तुमने अनुवाद वगैरह का काम किया हुआ है? अनुवाद का थोड़ा बहुत किया, अंत नहीं किया था। हाँ, शुरू में जब मोहन महर्षि ने एवं इंद्रजित किया था तो उस समय आधा हिस्सा मैंने ट्रांसलेट किया था, आधा हिस्सा पहले स्वर्गीय भारत भूषण जी ने किया था। कविता वाला नहीं, वैसे आधा किया था। एक अंक वो कर चुके थे। अच्छा, और उसके बाद का मैंने किया था। कविताएं तो हमने उसमें करीब करीब इस्तेमाल नहीं की थी। अच्छा, क्यों उसकी कविताएं क्यों छोड़ दी थी? वो मोहन को जरूरत नहीं महसूस हुई। अच्छा, कुछ उसके
गद्यांश बना करके इस्तेमाल कर लिए थे। और नहीं, गद्यांश तो वैसे वो एक तरह से रिपीटिशन है, जो गद्य में बात कही जाती है आमतौर पर वही कविता में रिपीट की जाती है, मगर फिर भी जो उसकी आवश्यकता के अनुसार मैंने काम करके उनको दे दिया था। और थोड़े बहुत अनुवाद यदा कदा आवश्यकता पड़ने पर करता रहा, या ब्रेख्त का शॉर्ट ऑर्गनम का अनुवाद किया था जो इम्पैक्ट में एनएसडी में छपा था। शॉर्ट ऑर्गनम ऑन थिएटर। अच्छा। ब्रेख्त का ना सूत्र हैं कुछ। अच्छा। ब्रेख्त ऑन हिज थिएटर करके। अच्छा। और इसके अलावा तो दिनमान के लिए 3-4 वर्ष में जब समीक्षक था, नाट्य समीक्षक, उस 69 to 73 के आसपास उन दोनों लिखा करता था। लेकिन बहुत अनुशासित नहीं हूँ लिखने पढ़ने के मामले में, इसलिए छोड़ दिया। तो वैसे आजकल तुम्हारी एक्टिविटी खास क्या है? इस समय ये है कि चूँकि मैंने स्टडी लीव ली है स्कूल से, और अभिनय पर एक पुस्तक लिखने का वादा और इरादा दोनों है, जिसमें अपने वैदिक कालीन चेतना का क्या प्रभाव है हमारे मानस पर, उसका अभिनय से क्या संबंध है। अच्छा। इस पर विचार करना चाहता हूँ। रस सिद्धांत पर कुछ विचार है इसमें, और भरत को, स्टैनिस्लॉवस्की को, या कि ग्रोटोवस्की और ये तमाम जो दूसरे आचार्य अभिनय को लेकर के हुए हैं, उनकी सूचनाएं भी सम्मिलित करके एक पुस्तक, जो निश्चित रूप से पुस्तक ऐसी होगी जो कि अभिनेताओं के लिए माने केवल ऐतिहासिक जानकारी देने वाली नहीं हो, वरन नहीं, मुझे उनके लिए सूचना नहीं कि उन सिद्धांतों में क्या है, उनका व्यवहार पक्ष क्या है और क्या हो सकता है। मेरी ओर से क्या, एक अभिनेता और अभिनय प्रशिक्षक के नाते क्या, तो इसलिए मैंने उसको अभिनय भेद नाम चुना है। अच्छा। और अभिनय भेद से ही उसके सारे जो खंड होंगे वो फिर मुख भेद या वाचिक भेद या दृष्टि भेद या गति भेद, जो भी कुछ है उसी से भेद होता है। काल भेद है और समाज भेद है और स्थान भेद है और प्रतिमा भेद है और दृष्टि भेद है, और इन सारे भेदों का ही समुच्चय अभिव्यक्ति है। चल, तो इन भेदों को तो ये कब तक, 1-2 साल में पुस्तक तैयार हो जाएगी? हाँ, देखते। अच्छा, तुमने अलकाजी साहब के साथ काम किया, 3 साल तो छात्र ही रहे और उसके बाद भी काम किया। अलकाजी साहब के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाउ डू यू असेस हिम एज ए टीचर, एज ए डायरेक्टर? एज ए टीचर हम कौन होते हैं उन्हें एसेस करने वाले? हम लोग के छात्र रहे हैं। और नहीं, छात्र रह करके एसेस करने का मतलब है कि प्रशंसा जब हम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या क्वालिटीज की बात करते हैं, तो ही वाज अ ग्रेट टीचर, नो डाउट, कोई कह सकते नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको आइडेंटिफाई करा देते थे अपने विषय के साथ। उसमें एक हद तक मैं ये दोष ज़रूर मानता हूँ कि उनके छात्रों में काफ़ी अरसा तक अपनी मौलिकता नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इतने अभिभूत होकर के हम लोग उनके साथ होते थे कि उनसे स्वतंत्र चिंतन की गुंजाइश कम रहती थी। स्वतंत्र चिंतन की गुंजाइश और हमें जिस ओर प्रेरित किया, उसका श्रेय मैं दूंगा नेमीचंद्र जैन को। हालांकि उनका बोलना, भाषण सुलाने वाला होता था, क्योंकि वो अच्छे वक्ता नहीं हैं, लेकिन जो तर्क और दृष्टि जिस ओर उन्होंने अग्रसारित किया, वो कम से कम मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मुझे बहुत काम आई। और इस बात के लिए छोड़ देते थे कि आप अपना तर्क लेकर के आइए। और हमें अलकाजी साहब के प्रभामंडल में डोलते हमारा समय बहुत गुजर गया, और उससे मुक्त होने की ज़रूरत थी। अच्छा, वैसे भी देखो, एज ए स्टूडेंट जब ज्वाइन किया है, नए हैं, हाँ, तो उस समय कुछ बहुत की आशा भी नहीं की जा सकती। एक विद्यार्थी जब सीख ही रहा है, जान रहा है, तो आवश्यकता है इस बात की, आवश्यकता है कि यदि वो विद्यार्थी अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित नहीं करेगा, और गुरु को यह नहीं लगे कि ये छात्र मुझे स्वीकार करने को, मेरी हर बात लेने को तैयार है, तब तक उसको भी उतनी प्रेरणा नहीं होती। इसलिए वह जो कुछ था, जैसा था, उसके प्रति मेरी आलोचना ये नहीं है
मैं सिर्फ ये कहता हूँ, और ये समय लगता ही है कि आप एक धारा में आते हैं, उसमें बहते हैं, फिर आप स्वतंत्र धारा बने। इसके लिए तो अवकाश चाहिए और आप में वो क्षमता चाहिए जो कि समय के साथ विकसित होती है। पहले तो पूरी क्या चीज़ है इसको जानना समझना, उसी स्टेज पर तो 3 साल में वो भी नहीं हो पाता है। तो और यहाँ पर और किन लोगों के साथ काम किया तुमने? अलकाजी साहब के साथ तो किया। अलकाजी साहब के कुछ निर्देशन की पद्धति के ऊपर, क्योंकि तुम निकट से उनके साथ रहे हुए हो, कैसे? क्योंकि छात्र के रूप में हम लोग थे तो शुरू में तो वो हाथ पकड़ के ही चलाते थे। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं ठीक से तो वो साथ साथ चलते थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं जैसे हाथ पकड़ करके लिखवाना, अक्षर ज्ञान दिलाना, इस तरह का करते थे। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने के प्रति, चाहे वो पेंटिंग्स हों या स्कल्पचर हो या लिटरेचर हो, हर चीज़ में वो इस बात पर जोर देते थे कि तुम्हें पढ़ना है, मस्ट रीड। हुआ ये है कि अलकाजी साहब के बाद अभ्यास और प्रैक्टिकल पर इतना जोर आने लग गया कि चिंतन पक्ष छूट गया। अलकाजी साहब भी साथ साथ पढ़ने और दिमाग के विकास पर जोर दे रहे थे। दो निर्देशक थे। हाँ, तो देवेंद्र राज जी भी आ गए हैं, तो तुम क्या बात कर रहे थे, इनके बारे में क्या कह रहे थे? देवेंद्र जी तो हम लोगों के बहुत शुरू के सहयोगी हैं। जब देशांतर शुरू ही हुआ था उसके बाद इन्होंने अपना निजी व्यक्तित्व और अपनी पहचान बनाई है निर्देशक के रूप में। इनके साथ मैंने एक टेलीविज़न में मन्नू भंडारी की कहानी में इनके लिए अभिनय किया था, अभी हाल में वो दिखाई भी गई है। अच्छा, कौन सी कहानी? अकेली। अच्छा। तो कलकत्ता में करके आए थे ना देवेंद्र जी? कहानी को कहानी का स्वरूप सुरक्षित रखते हुए करें, इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसा कुछ काम तुमने भी किया स्वतंत्र रूप से? कहानी पर तो नहीं किया, मैं तो अपनी मंडलियां जमा कर रड़ के काव्य पाठ करता रहा। ये कविताएं सुनो। अच्छा। और किसी डायरेक्टर के साथ तुमने काम किया जिनके बारे में कुछ बता? मेहरिंग आए थे जर्मनी से, जो देशांतर के साथ पुश इन बूट्स, बिल्ली चली पहन के जूता। अच्छा अच्छा। उसमें मैंने मुख्य भूमिका की थी और अच्छा। उनके कुछ जो अभिनय सिद्धांत और तकनीक थी वो मुझे अच्छी लगी थी। वही नाटक क्या शिमला में जाकर के उसकी प्रैक्टिस वगैरह हुई थी? शिमला में बाद में वर्कशॉप हुआ था। शिमला में बाद में एक दूसरा वर्कशॉप हुआ था, उसमें वह नाटक तो नहीं हुआ था, लेकिन मेहरिंग के टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ था। उसको लेकर के राकेश ने वो आलाप लिखा था, नाट्य मतलब छतरियाँ। अच्छा, छतरियाँ। और उसके अलावा निर्देशक तो अपने साथी लोग ही अधिकतर हुए। ओम है या कारंत हैं या मोहन महर्षि हैं, बी एम शाह हैं, एम के रैना के साथ भी एक किया, राजेंद्र नाथ के लिए किया। कोई प्रॉब्लम नहीं होता था समवयस्क लोग जब निर्देशक? नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन हमें अलकाजी से ज़रूर मिली थी कि जब जिसको एक बार निर्देशक मान लिया उसके साथ काम करना है तो अपना मतभेद जाहिर ज़रूर कर देते थे, लेकिन फिर ये स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं है, चाहे वो मेरा छात्र ही है और मुझे निर्देशन दे रहा है एज ए डायरेक्टर ऑफ द प्ले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में कि जो वो कह रहा है वो मुझे करने की कोशिश करनी है। तुमको क्या क्या लगता है? मैंने अलकाजी साहब तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड थे और फ्रीडम भी देते थे बहुत दूर तक, मगर एक डिसिप्लिन्ड बहुत थे। तो बाद के जीवन में तुम लोग या तुम्हारे और साथी लोग उस डिसिप्लिन को मान करके चल पाते हैं, उसको मनवा पाते हैं? क्योंकि देखो एक टीचर जो मनवाना चाहे वो मानना और फिर बाद में दूसरों नहीं, वो तो अब जो छात्र समाज आ रहा है और अब जिस तरह की कठिनाइयाँ उस छात्रों के सामने भी हैं, जिस तरह का कंपटीशन है और जिस तरह के रास्ते उपलब्ध हैं, उसको देखते हुए उस तरह की डिसिप्लिन अब नहीं की जा सकती, करनी नहीं चाहिए, वो होगा भी नहीं। एक दूसरी बात यह भी सच है कि अलकाजी जिस समय आए और जिस समय हम लोग आए तो हम लोग तो बिल्कुल शून्य थे। थिएटर की तकनीकी सूचनाएं
हमारे पास निल थी। आज जो छात्र आ रहा है वो टोटल निल लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि उन छोटे गांवों में या छोटे सेंटर्स में, शहरों में जो ये लोग वर्कशॉप्स करते रहे हैं, ये सब करते रहे, तो मामूली सूचनाएं तो जा चुकी हैं। उन सूचनाओं से वो चमत्कृत होने वाले नहीं थे, जबकि हम उन सूचनाओं से भी चमत्कृत होते थे। एक तो यह कारण है। दूसरे, अलकाज़ी ने पूरा एक जीवन व्यतीत करके अपनी इस सारी विधाओं पर कमांड प्राप्त किया था, और तब वो स्कूल के निर्देशक हुए थे। He was one person who could answer most of the questions students had, whereas none of us are having that kind of a personality and information that we can answer anything and everything. Yeah, most of the things. Most of the things. लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि अलकाज़ी साहब के समय सिर्फ अलकाज़ी के अलावा कोई दूसरी सूचनाएं देने वाले नहीं होते थे, सिर्फ एक जैन साहब को छोड़ करके, और दूसरे विषयों पर कोई जोर नहीं था। प्रोडक्शन ही वो करवाते थे, प्रोडक्शन के माध्यम से जो बात बता देते थे। आज उतना काफ़ी नहीं है, और उससे ज़्यादा कुछ किया जा रहा है। आज इंडिपेंडेंटली प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन की तैयारी होती है, या आज भी प्रोसेस वही है? आज भी माना तो यही गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन के समय बाकी बांध टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को अवकाश वरना नहीं मिल पाता है, उनको मौका नहीं मिलता, उनको मौका देने के लिए करना पड़ता है। तो उसके लिए विधान सिर्फ यही हो सकता है, जब तक ट्यूटोरियल सिस्टम नहीं हो, हर छात्र को उस तरह का अवसर देने की गुंजाइश नहीं हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी थी अलकाज़ी साहब के समय कि एक लड़के को, एक या दो जने को पहले साल से आखिरी साल तक मुख्य भूमिकाएं मिलती थी, चाहे वो ओम शिवपुरी हो, सुधा हो। उनको फर्स्ट ईयर से जो मेन रोल मिलने शुरू हुए तो आखिर तक वे लोग हीरो थे, और कुछ छात्र उसी क्लास में शायद जिनको कभी रोल नहीं मिले होंगे, हमेशा भाले पकड़े होंगे। आज अवस्था ये है, और ये मान लिया गया है कि एक बार अगर आपको मुख्य भूमिका मिली है या 2 बार मिली है, तो तीसरी बार आपको मुख्य भूमिका नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी, जो कि शिक्षण की दृष्टि से सही है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या पैदा हो रही है कि जिसको एक बार मुख्य भूमिका मिली और वो मुख्य भूमिका करने लायक है, और वो बाकी 3 वर्ष अब उसको मुख्य भूमिका मिल नहीं पाएगी, तो वह उसका तो नुकसान हो रहा है। अर्थात वो जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक नहीं जा पा रहा। तो इसका कोई निराकरण हो पाना चाहिए, और जिसका कोई रास्ता ठीक विधि का निकल नहीं। ये सब कठिन काम है, क्योंकि प्रोडक्शंस तो सीमित ही। आज ये नहीं हो सकता कि आप एक लड़के को मुख्य भूमिका देते रहिए और दूसरा लड़का बैठा रहेगा। हड़ताल हो जाती है स्कूल में, क्लासेस बैकआउट हो जाती हैं, ये नहीं होगा। हमारे ख्याल से इसका एक उपाय हो सकता है, शायद छोटे छोटे नाटक यदि लिए जाएं, छोटे नाटक हों तो वो ज़्यादा नाटक हो सकेंगे, और उनमें फिर उन व्यक्तियों के, लड़कों के क्षमताओं के विकास के लिए पर्याप्त। कुल ये है कि उनके विकास के, पूर्ण विकास की संभावना और दूसरों के मौके खत्म ना हो, इसका संतुलन चाहिए, और उस संतुलन को निकालने का जरिया नहीं निकल पा रहा है ठीक से। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हाँ, और कोई बात तो नहीं, हम इसको बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं मानते। हम तो समझते हैं कि ये सीधे साधे तरीके से निपट सकती थी, लेकिन उसके लिए सारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विधान और शिक्षक मंडल बदलना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़ा करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो बड़ा करने पर जो एक छत्रत्व सिर्फ एक निर्देशक या चेयरमैन या किसी का हो सकता है, वो नहीं रहेगा। देखो, एक छत्र जितनी दूर तक निर्देशक या चेयरमैन का, तो वो तो किसी भी प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक होता है। नहीं, वो तो होता है। आज की अवस्था तो ये है कि जब 12 टीचर हैं या 2 या 3 छुट्टियों पर रहें, और या 2-3 ये उसमें रुचि ना लें, तो बाकी बचते हैं 2-3, नगण्य हो जाता है। नहीं, तो ये स्थिति तो कहीं भी मान लो 50 भी रख लिए जाएं और 50 में से 10 छुट्टी पर रहेंगे और 10 इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो 30 होंगे, तो 30 होंगे। ये तो दिस इज नो सॉल्यूशन टू मी। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन सब्जेक्ट वाइज क्या है, एक विषय का एक यदि शिक्षक है और वह यदि बीमार है या अवकाश लेता है, तो उस विषय में कोई नहीं, वो तो ठीक बात है। 3 साल और किसी विषय में ऐसा नहीं होता, चाहे आप एक डांस फॉर्म में चले जाएं, आप कथक में चले जाएं, या आप भरतनाट्यम में चले जाएं। मुझे बताइए, हर छात्र को जो कथक या कि डांस या म्यूजिक सीख रहा है, क्या उसको अपने गुरु से हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार 1-1 घंटा अकेले नहीं मिलता?
इट ऑल डिपेंड्स। नेशनल स्कूल जैसा बड़ा स्कूल होगा तो नहीं भी मिलेगा, माने बड़े स्कूल में जहाँ कर रहे होंगे, मगर देखो नहीं हर जगह मिल रहा है। उसमें रियाज वगैरह जितना किया जाता है, 12-12 साल लोग अभ्यास करते हैं तब वो होता है। तो मेरा कहना है मुश्किल हो जाती है। यहाँ आवश्यकता है ना इस बात की, कम से कम एक विद्यार्थी को 1 घंटा स्पीच पर या एक्टिंग पर टीचर्स के साथ हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मिल सके। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हाँ देवेंद्र राज बोलो। कि जैसे आपने कहा ना रियाज की बात, मतलब थिएटर का इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, शायद आप ही ने इसको एक बार कहा था कि थिएटर में हम शुरू करते हैं 18 साल की उम्र से। हाँ ये जबकि उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इंडिविजुअल टीचर का अटेंशन। डांस में तो आप 4 साल से 5 साल से शुरू कर दिया, म्यूजिक में भी शुरू हो गया। थिएटर में तब आदमी आता है जबकि वो पूरी तरह से एक सिस्टम में ढल चुका है, उसका घर का सिस्टम, परिवार का सिस्टम, समाज का सिस्टम, और तब आप साहित्य भी समझो, 3 साल के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोर्स 5 साल का कम से कम होना चाहिए, और उसमें इंडिविजुअल उसके ऊपर, और फिर शायद ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत स्कूल लेवल से शुरू कर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ योगा जैसे शुरू हुआ ही है या कि कुछ और एक्सरसाइजेस, तो आदमी की शायद बॉडी उसके लिए तैयार होकर आएगी। आप क्या सिखा सकते हैं? सीधा खड़ा होना सिखाइए, आप शुद्ध बोलना सिखाइए, क्योंकि उनके शरीर का एक अभिनेता की दृष्टि से जो ज्ञान आपको प्रोफेशनल थिएटर, लोक रंगमंच में कह लीजिए कि उसको बचपन से ही पता कि उसको उसी सिस्टम के अंदर रहना, या प्रोफेशनल थिएटर में आदमी किस तरह से वहाँ वेस्ट में देखेंगे, तो वहाँ स्कूल लेवल से ही शुरू हो गया। हर दुनिया की मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें थिएटर डिपार्टमेंट नहीं है, और कुछ भी किसी भी स्तर पर गतिविधियाँ लगातार हो रही हैं, तो वो सारा सिस्टम तभी ठीक होगा। नहीं, असल में इसमें शायद एक तो स्कूल लेवल पर करना चाहिए, कुछ कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल। जैसे लड़के सब्जेक्ट्स लेते हैं उस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप इनमें करो। इन सब के लिए प्रॉब्लम वही है कि सिखाने पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। मगर अब तो चूंकि 25 बरस हो गया है, और जगह जगह बड़ौदा में देखो ड्रामा स्कूल है ही, कलकत्ता में रविंद्र भारती है ही, यहाँ पर नेशनल स्कूल है, और इस तरह की संस्थाएं और भी कई होंगी निश्चित रूप से। हिंदुस्तान में 12 जगह पर ऐसा तो 1 साल का 2 साल का चल रहा है। 1 साल का 2 साल का कोर्स है, तो वहाँ से कुछ लोगों को लेकर के या वही टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि वो सारे के सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरह से ट्रीट हो रहे हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड हैं तो वो वहाँ एग्ज़ाम बस पास करने वाली बात हो जाती है। फिर जो सबसे बड़ी बात, मतलब जैसे जिसके बिना हम ना तो अच्छे अभिनेता पैदा कर सकते हैं, ना अच्छे थिएटर वर्कर पैदा कर सकते हैं। जैसे सर्कस का ही उदाहरण ले लीजिए। अब हम आशा कर सकते हैं कि कोई 20 साल का आदमी जाके सर्कस ज्वाइन कर लेगा और वो उन तमाम चीज़ों को करना शुरू कर देगा। या स्पोर्ट्स में देख लीजिए, थिएटर भी तो उतना ही बड़ा एक डिफेंस के लिए जो आप पर्सनल तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर आप उसमें स्कूल अलग बना रहे हैं जिसमें 8 साल से बच्चे जो दाखिल होते हैं उनको आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चाहे उनको दूसरी शिक्षा बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसको उसकी रुझान सारा कुछ उस तरफ ढाल रहे हैं। तो उस कहीं ना कहीं उसको टैलेंट को मतलब कैप्चर करके आपको बहुत शुरू से इसको टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी और वॉइस पर ही अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तो कुछ भी नहीं है। बाकी The whole orientation is wrong। अच्छा राम गोपाल, एक बात, तुमको तो कविता पाठ में इतनी रुचि रही हुई है, तुमने जो नाटक किए, काव्य नाटक तो कोई शायद किया नहीं, या किया कोई? नहीं, कोई ऐसा अवसर मिला नहीं, क्योंकि मैं अपने सारे साथियों में इस बात के लिए अकेला था। मेरा मन कुंवर नारायण का आत्मजयी और एक कंठविष्पाई, कनुप्रिया, इधर कंठविष्पाई, ये सब मैं करना चाहता रहा। कनुप्रिया के पाठ मैंने कुछ जगह किए हैं और आत्मजयी के भी पाठ किए हैं, लेकिन अकेले या मैंने कई लोगों ने मिलकर? नहीं, अकेले किए। अच्छा, नहीं, इसको कई लोगों के साथ पाठ तो कम से कम कर सकते हो, और वो रुचिकर संभव है हो सकता है। इस बीच में चूंकि जब मैं ये करने का मन फिर से लिए बैठा हूँ, तब तक हम फिर शायद मैं अंकुर से ही कभी बात करूंगा कि इसके बारे में कोई योजना बना। इसके साथ मेरा कुछ बातों में गण बैठते हैं। तुमको कोई कविता याद है? किसकी? कोई सी भी, और यदि किसी नाटक से याद हो कोई अंश तो बहुत अच्छा है, यदि याद हो तो सुना दे सकते हो। अच्छा, तो फिर हाँ, दूसरे दिनकर। हाँ, हम लोगों के संस्कार में बचपन में दिनकर
की कविताएं और दिनकर का पाठ ने असर डाला था बिहार में। उनको सुना हुआ याद है दिनकर की कोई कविता तुमको, चूंकि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसने लिखा नौजवानों के लहू का बोल है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा पर गई बचलाज सारे देश की। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण मात्र, उस हलाहल सी द्रोहाग्नि की जो कि जलती आ रही सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। ये कुरुक्षेत्र की शुरू की पंक्तियां हैं और ये हमें मैट्रिकुलेशन में मुझे पूरा कुरुक्षेत्र कंठस्थ याद था, उसमें से एक टुकड़ा याद रह गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल। अब कृपा पूर्वक फैक्ट्स फिगर्स के लिए तुम वो फॉर्म जो तुमको दिया हुआ है उसको तुम भर करके भेज तो दो। इससे थोड़े फैक्ट्स फिगर्स निकल आएंगे मगर पूरे नहीं आ पाएंगे, तो तुम उनको भर के भेज दो, नहीं तो तुम्हारी फाइल में केवल इतना सा ही ये इंटरव्यू ही रह जाएगा। हाँ।